हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ए टू जेड सीरीज में एक ऐसा टॉपिक जो शायद आपको हमेशा परेशान करता है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर्स पर। इंडिया में कितने तरीके के कैलेंडर्स जारी किए गए अलग अलग शासकों के द्वारा, आज हम उस पर बात करेंगे। आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसे किस तरीके से यूज किया जाता है, साथ ही साथ ये जो एडी और बीसी का जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से फिट होता है, उसे भी आज हम समझेंगे। किसी डेट को एडी में क्यों कहते हैं, किसी डेट को हम बीसी में क्यों ले जाते हैं, और एडी और बीसी में डिफरेंस क्या है, इन सारी चीजों को भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कली संवत। सबसे प्राचीन कैलेंडर ये माना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 3102 बीसी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 3102 बीसी में ये कैलेंडर शुरू किया गया था। यानी इसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 20 वर्षों बाद इसे प्रारंभ किया गया था, जब कृष्ण की मृत्यु हो गई थी और परीक्षित जी का जन्म हुआ था। ठीक है, राजा परीक्षित जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे, उनके जन्म पर इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो कली संवत की स्टार्टिंग कब होती है? 3102 ईसा पूर्व इसकी स्टार्टिंग होती है। महाभारत युद्ध के 20 वर्षों पश्चात इसे जारी किया जाता है। ठीक है, अब ये जो कैलेंडर है इसका उल्लेख कहां पर हमें मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। अब ये पुलकेशिन द्वितीय कौन है? ठीक है, चूंकि हम इतिहास को एकदम क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं, तो आगे चल करके मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पुलकेशिन द्वितीय कौन था, ऐहोल अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, और ऐहोल अभिलेख में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें इतना जानना जरूरी है कि पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसे लिखा है किसने? रवि कीर्ति जैन ने। यानी कि ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? वो है रवि कीर्ति जैन। और इस अभिलेख से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है हमारे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये कौन थे? वादामी के चालुक्य शासक थे। ठीक है, वादामी या वातापी के चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। उनका ही ये जो ऐहोल अभिलेख है, इसमें कली संवत का उल्लेख आया है। यानी कि जब इन्होंने अपने बारे में कुछ लिखवाया है तो उसमें इन्होंने कली संवत का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला आता है हमारा सप्तऋषि या लौकिक संवत। तो इसकी जो प्रारंभ तिथि है वो है 3076 ईसा पूर्व, यानी 3076 बीसी। ठीक है, कली संवत के 25 वर्षों बाद इसे शुरू किया गया था। 25 वर्षों बाद यानी कि 26वें वर्ष इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगर हम इसको निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से? हम सबसे पहले कली संवत की डेट लिखते हैं। 3102 में उसे स्टार्ट किया गया था और 3076 में इसे स्टार्ट किया गया था। जब हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ कितना आता है? 26, यानी 25 वर्षों बाद इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये जो संवत था ये केवल कश्मीर वाले हिस्से में प्रचलित था। यानी कि जो कश्मीर में शासक शासन कर रहे थे, उन्होंने ही इसे प्रचलित किया था। तो उनका जितना एरिया था उसमें ये जो संवत था वो प्रचलित था। अगला संवत है हमारा विक्रम, कृत, मालव या सतयुग संवत। यानी इसे मोस्टली किस नाम से जाना जाता है? विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कृत संवत, मालव संवत या सतयुग संवत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा संवत है, ठीक है, विक्रम संवत यानी कि जो पूरा कैलेंडर है, चंद्र मास पर आधारित है। यानी देखिए, मास दो तरीके से डिसाइड होते हैं। पहला सूर्य की स्थिति के आधार पर और दूसरा चंद्रमा की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो जो कैलेंडर चंद्रमा की स्थिति के आधार पर बनाए जाते हैं उन्हें चंद्र पर आधारित कैलेंडर कहा जाता है, और जो कैलेंडर सूर्य पर आधारित बनाए जाते हैं उन्हें सूर्य पर आधारित कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत जो है वो चंद्रमा पर आधारित है, इसीलिए इसे चंद्रमास कैलेंडर कहा जाता है। इसकी जो डेट हमें प्राप्त होती है, ये कब प्रारंभ होता है? तो इसकी प्रारंभ डेट है 57 ईसा पूर्व, यानी 57 ईसा पूर्व में इसे शुरू किया गया था। इसका प्रचलन किसने कराया था? तो इसका प्रचलन कराया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। ठीक है, उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने जब शकों को पराजित कर दिया, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने जो कैलेंडर जारी किया था उसका ही नाम क्या रखा गया? विक्रम कैलेंडर या विक्रम संवत उसे कहा गया। ठीक है, इस जो ये जो विक्रम संवत है, इसका जो उल्लेख मिलता है वो हमें कहां पर प्राप्त होता है? तो इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है ओखा मंडल के जो शासक थे जयक देव।
ठीक है। जयक देव जो शासक थे कहाँ के थे? ओखा मंडल। ओखा मंडल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात के ओखा मंडल के जो एक शासक थे जिनका नाम था जयक देव, उनका जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उस शिलालेख पर हमें तिथि अंकित मिली है। क्या अंकित मिली है? 794 यानी 794 विक्रम संवत उस पर तिथि अंकित मिली है, जिसके आधार पर हमने इसको माना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। विक्रम संवत के अगर हम महीनों की बात करें तो जो पहला महीना आता है वो होता है चैत्र का। ठीक है। चैत्र का महीना होता है, जो हिंदी कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं उसको ही क्या कहते हैं? विक्रम कैलेंडर उसे कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला कैलेंडर आता है शक संवत, जो कि सौर कैलेंडर कहा जाता है। ये सौर पर आधारित है, इसलिए सौर कैलेंडर भी इसे कहा जाता है। ठीक है। इसकी जो प्रारंभ तिथि है वो है 78 ईस्वी। ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद इस कैलेंडर को जारी किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें एडी और बीसी की, तो एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है वो अभी हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से एडी और बीसी में अंतर है, और इन कैलेंडर्स को एडी और बीसी में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं शक संवत की। तो जो शक संवत है उसमें जो तिथि अंकित है या वो किस तारीख को प्रारंभ होता है, तो वो प्रारंभ होता है 78 ईस्वी में या 78 एडी में इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा जब राज्यारोहण कराया गया अपना, तो उसी मौके पर कुषाण शासक जो थे कनिष्क, उन्होंने ये क्या किया था? इस कैलेंडर को जारी किया था। ठीक है। इसी शक संवत को दक्षिण में शालिवाहन शकांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी शक संवत किस नाम से जाना जाता है दक्षिण में? उत्तर भारत में इसे शक संवत कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में इसे शालिवाहन शकांत कहा जाता था। ठीक है। ये उस समय की बात हो रही है। अब तो इस पूरे कैलेंडर को पूरे भारत में शक संवत के नाम से ही जाना जाता है, और ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है। ठीक है। इसे शक संवत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रयोग सबसे ज्यादा जो था वो शकों ने किया। ठीक है। शकों ने इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया, इसीलिए इसे शक संवत कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो 22 मार्च 1957 को भारत के आज़ाद होने के बाद भारत सरकार ने इसे, जो शक संवत था, इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, या राष्ट्रीय पंचांग से स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 मार्च 1957 को। ठीक है। अगला संवत आता है कलचुरी संवत या चेदी संवत। ठीक है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी? तो इसको स्टार्ट किया था 248 ईस्वी में, यानी 248 एडी में इसको प्रारंभ किया गया था। इसको प्रारंभ किसने किया था? तो इसको प्रारंभ किया था दक्षिण भारत में शासन करने वाले आभीर वंशी शासकों में से एक थे, जिनका नाम था ईश्वर सेन। ईश्वर सेन ने इसको प्रारंभ किया था, उनके वंश में ये चलता रहा, लेकिन बाद में इसे अपनाया था किसने? चेदी के कलचुरियों ने। ठीक है। चेदी वंश जो था, चेदी वंश में जो कलचुरी शासक थे, उन्होंने इसको अपना लिया था। ठीक है। और ये एक छोटे से क्षेत्र में बहुत दिनों तक सरवाइव करता रहा। जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए, तब ये जो कैलेंडर था ये लुप्त हो गया, या इसका प्रयोग जो था वो बंद हो गया। ठीक है। तब तक ये हमारे प्रचलन में बना रहा, छोटे से क्षेत्र में ही सही, लेकिन ये प्रचलन में बना रहा। ठीक है। अगला आता है गुप्त संवत। इसे वल्लभी संवत के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 319 एडी में। ठीक है। 319 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है। लेकिन आरसी मजुमदार मानते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 26 फरवरी 320 एडी में हुई थी। ठीक है। 26 फरवरी 320 एडी में मानी जाती है शुरुआत, किसके द्वारा? आरसी मजुमदार के द्वारा। लेकिन अन्य सभी इतिहासकार मानते हैं कि ये जो कैलेंडर है वो 319 एडी में जारी किया गया था। ठीक है। इसे जारी करने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय इसे प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का पहला महान शासक माना जाता है, उसके द्वारा अपने राज्यारोहण के समय में इसे जारी किया गया था। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब गुप्तों का पतन हो जाता है, तो गुप्तों के पतन के बाद जो गुजरात का वल्लभी वाला क्षेत्र है, वहां पर एक मैत्रक वंश की स्टार्टिंग होती है। तो मैत्रक वंशी जो शासक थे वो, उन्होंने इस कैलेंडर का प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। उन्होंने अपने क्षेत्र में इस कैलेंडर का यूज शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इसे वल्लभी कैलेंडर भी कहा जाता है। ठीक है। इसका जो प्रथम प्रयोग है वो कहां पर हुआ है? तो इसका पहला प्रयोग हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में। वो अभिलेख जो हमें मथुरा से प्राप्त हुआ है, वो अभिलेख किसका है? वो अभिलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय का। उस अभिलेख पे हमें जो डेट मिलती है वो किसके अकॉर्डिंग मिलती है? गुप्त संवत के अकॉर्डिंग प्राप्त होती है। तो वहां से हमें पता चलता है कि एक संवत ऐसा जारी किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किया गया, लेकिन उस समय इतना प्रचलित नहीं हो पाया। चंद्रगुप्त द्वितीय तक आते आते वो इतना प्रचलन में आ चुका था कि उसका प्रयोग आपको अभिलेखों में प्राप्त होने लगता है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हमें सर्वप्रथम इसका उल्लेख
प्राप्त होता है। ठीक है, अगला कैलेंडर आता है हर्ष संवत। हर्ष संवत की अगर बात करें तो गुप्तों के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता आती है और उसके बहुत समय बाद जब स्थिरता प्राप्त करता है पूरा कन्नौज, तो उस पर शासन हुआ वर्धन वंश का। ठीक है, पुष्यभूति वंश या उसे वर्धन वंश कहा जाता है। और हर्षवर्धन ने अपने राज्याभिषेक के समय एक कैलेंडर जारी किया जिसे हर्ष संवत के नाम से जाना जाता है। तो हर्ष का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 606 एडी पर हर्ष जो था वो गद्दी पर बैठ गया था। तो 606 एडी में क्या हुआ था? हर्ष संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के द्वारा जब राज्यारोहण किया गया उसी समय इस कैलेंडर को जारी किया गया था। ठीक है, हालांकि ये जो संवत है इसकी तारीखों में जो जो तारीखें इसमें मेंशन की गई हैं उन तारीखों को लेकर के मतभेद प्राप्त होते हैं। वो क्या करता है, अपने समकालीन इतिहास को मैच नहीं करती हैं, जिसकी वजह से इसकी तारीखों को लेकर के क्या है, थोड़ा विवाद बना हुआ है, मतभेद है इसको लेकर के। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हर्ष संवत कब जारी किया गया था? 606 एडी में जारी किया गया था। और किसने जारी किया था? तो हर्षवर्धन ने इसे जारी किया था अपने राज्यारोहण के समय में। ठीक है, इसके बाद अगला जो संवत आता है वो आता है कोल्लम संवत। कोल्लम संवत, इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो क्या है? 824 ईस्वी। 824 ईस्वी को इसे प्रारंभ किया गया था। कहां पर प्रारंभ किया गया था? तो मालाबार जो तट था, तो कहां पर प्रारंभ किया गया था? तो इसकी शुरुआत होती है मालाबार तट से। मालाबार तट पर जो शंकराचार्य के अनुयायी थे उन्होंने इस पूरे उसको चलाया था। इस संवत को प्रचलन किसने किया था? तो इस पूरे संवत का प्रचलन किया था शंकराचार्य के अनुयायियों ने। ठीक है, कोल्लम संवत की शुरुआत कहां से होती है? मालाबार तट से होती है। 824 ईस्वी में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला संवत आता है नेवारी संवत। इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो है 879 ईस्वी। 879 ईस्वी को इसे शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? जयदेव मल्ल के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, आपसे इनमें ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कभी हो सकता है कभी पूछ ले कि इस संवत को किसने प्रारंभ किया था, और या फिर ये पूछ सकता है कि ये संवत कब जारी किया गया था। तो बस वही उतना ही इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नेवारी संवत की शुरुआत होती है 879 ईस्वी में। इसको स्टार्ट किया था किसने? जयदेव मल्ल ने। अगला संवत आता है चालुक्य विक्रम संवत। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं विक्रम संवत, अब आया है चालुक्य विक्रम संवत। तो इसकी स्टार्टिंग होती है कब? 1076 ईस्वी में। 1076 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया जाता है। इस पे जो डेट मिलती है वो क्या मिलती है? 11 फरवरी 1076। ठीक है, 11 फरवरी 1076 को इसके कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठम के राज्यारोहण पर शुरू किया गया था। ठीक है, अब विक्रमादित्य, अभी इसके पहले हमने बात करी थी चालुक्य शासक, कौन से चालुक्य शासक की? बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की। जिनके जो अभिलेख मिले हैं उन पर हमें कौन से कैलेंडर की तिथि मिलती है? वो हमें मिलती है कली संवत की तिथि। लेकिन जो चालुक्य शासक थे जिनका नाम था विक्रमादित्य षष्ठम, विक्रमादित्य षष्ठम ने क्या किया? इन्होंने अपना कैलेंडर जारी किया जिसे नाम दिया चालुक्य विक्रम संवत, और इसकी स्टार्टिंग होती है 11 फरवरी 1076 से। ठीक है, कर्नाटक से हमें जो अभिलेख प्राप्त होते हैं किसके? चालुक्यों के। कौन से चालुक्यों के? तो कल्याणी के चालुक्य। चालुक्य हमें 3 देखने को मिलते हैं। पहले वादामी या वातापी के चालुक्य, दूसरे जो चालुक्य थे वो थे कल्याणी के चालुक्य, और जो तीसरे थे वो थे वेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो कर्नाटक के हिस्से से जितने भी हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं उन अभिलेखों में हमें कौन सा संवत दिखाई पड़ता है? चालुक्य विक्रम संवत का अंकन दिखाई पड़ता है। अगला संवत है लक्ष्मण संवत। तो लक्ष्मण संवत की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1179 ईस्वी में। 1179 ईस्वी में से शुरू किया गया था। किसने इसे स्टार्ट किया था? तो बंगाल के सेन वंशी शासक थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सेन वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए, और इन्होंने ही इस लक्ष्मण संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद अगला आता है सिद्ध संवत या सिंह संवत। ठीक है, तो सिंह संवत या सिद्ध संवत की स्टार्टिंग होती है 1113 या 1114 में। ठीक है, 1114 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग होती है। सोलंकी शासक थे जिनका नाम था जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज ये उनका पूरा नाम था, इसीलिए सिंह की वजह से इसे सिंह संवत और सिद्ध की वजह से सिद्ध संवत इसे कह दिया जाता है। ठीक है, अगला संवत आता है आनंद विक्रम संवत। ठीक है, पहले आया था विक्रम संवत, फिर आया था चालुक्य विक्रम संवत, और अब आया है आनंद विक्रम संवत। तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? तो इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो हमें देखने को मिलती है 1192 में। 1192 ईस्वी में इस कैलेंडर को शुरू किया गया था, और इस कैलेंडर का जो प्रयोग है
वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इस कैलेंडर का प्रयोग हमें देखने को मिलता है चंद बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में ये चीज वर्णित है आनंद विक्रम संवत 1192 ईस्वी की। ठीक है, 1192 ईस्वी में आनंद विक्रम संवत को शुरू किया गया था और इस पूरे संवत का वर्णन कहां पर हमें प्राप्त होता है? तो वो मिलता है हमको चंद बरदाई की जो पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, उसमें हमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ संवत और हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे श्रीलंका में बुद्ध संवत, जैन मतावलंबियों में महावीर संवत का भी प्रचलन रहा था। ठीक है, तो ये सारे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आता है हमारा हिजरी संवत। हिजरी जो संवत है वो भी चंद्रमास पर आधारित है। ठीक है, कौन से कैलेंडर चंद्रमास पर आधारित होते हैं, कौन से कैलेंडर सौर्य पर आधारित होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, हिजरी संवत जो है ये चंद्रमास पर आधारित है। इसके बाद इसकी अगर प्रारंभिक तिथि की बात करें तो 622 ईस्वी इसकी प्रारंभिक तिथि हमें मिलती है। अब ये हिजरी संवत की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो मोहम्मद पैगंबर द्वारा जो हिजरत की गई, हिजरत का मतलब क्या है? मक्का से मदीना, यानी मक्का में जब वो थे, मक्का से मदीना आने का जो सफर था, जो उन्हें वहां से निकाल करके मदीना भेजा गया, तो ये जो उन्होंने किया इसी को कहा जाता है हिजरत। और हिजरत के दौरान जो कैलेंडर जारी किया गया उसे ही कहा गया हिजरी संवत। ठीक है, तो मोहम्मद पैगंबर द्वारा हिजरत करने से हिजरी संवत की शुरुआत होती है, यानी जिस वर्ष उन्होंने हिजरत की थी उस वर्ष से इस कैलेंडर की शुरुआत होती है। और इसका जो प्रथम महीना है वो कौन सा होता है? मुहर्रम इसका प्रथम महीना है, और जो रमजान है वो 9वां महीना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित कैलेंडर माना जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 1582 एडी है। 1582 एडी में इसको स्टार्ट किया गया था। वैज्ञानिक कैलेंडर है ये, और इसको स्टार्ट किसने किया था? तो पोप ग्रेगोरी 13 ने इसको स्टार्ट किया था। किसने? पोप ग्रेगोरी 13 ने इसको स्टार्ट किया था। इसके पहले क्या कैलेंडर नहीं था? तो इसके पहले कैलेंडर था लेकिन उसमें कुछ एरर थी, तो पोप ग्रेगोरी ने क्या किया, उसको सही करके एक नया कैलेंडर बनाया जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। ठीक है, ये जो कैलेंडर है इसके अकॉर्डिंग एक साल में 364.25 दिन होते हैं। इसी वजह से हर 5वां साल क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये एक सौर कैलेंडर है, यानी सौर पर आधारित है। पूरी दुनिया में अब ये प्रचलित है। ठीक है, तो हमने आज 15 कैलेंडर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये सारे कैलेंडर्स इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं एडी और बीसी की, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एडी और बीसी को लेकर ही है, तो अब हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि एडी और बीसी किस कैलेंडर का पार्ट है? तो ये जो एडी और बीसी हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एडी की। तो एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी इसका मतलब होता है, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ईश्वर के वर्ष में। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया कि ईश्वर के वर्ष में। इसका प्रारंभ ईसा मसीह के जन्म तिथि से लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहीं से इसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, एडी का मतलब क्या हो गया? जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वहां से एडी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या दुनिया नहीं थी? तो दुनिया तो उसके पहले भी थी। तो उसके पहले की डेट्स को हम किस तरीके से मेंशन करेंगे? तो उसके लिए दूसरा टर्म निकाला गया जिसे कहा गया बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के वर्षों को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म और उसके बाद के वर्षों को एडी से डिनोट कर दिया गया, और उसके पहले, भाई दुनिया तो उसके पहले भी थी, तो उसके पहले के जो वर्ष थे उन्हें बीसी से डिनोट कर दिया गया। ठीक है, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आजकल बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और एडी की जगह पर सीई का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि एडी, बीसी, बीसीई, सीई ये आखिर है क्या। ठीक है, तो बीसी क्या है? बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और बीसी की जगह पर प्रयोग किसका हो रहा है? बीसीई का, तो इसका अर्थ हो गया बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट से मतलब क्या हो जाता है? क्योंकि एक ये धर्म, जब ये कैलेंडर बनाया गया था इसे धर्म विशेष रखा गया था। फिर जब इस कैलेंडर को न्यूट्रल किया जा रहा है धीरे धीरे, तो क्या किया गया? इसको बीसी को क्या कर दिया गया? बीसीई बना दिया गया, और इसे बिफोर कॉमन एरा बना दिया गया। ठीक है, एडी का मतलब था एनो डोमिनी। ठीक है, अब एडी की जगह पर किसका प्रयोग होने लगा है? सीई का, जिसको क्या कहा गया? कॉमन एरा कहा गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज आती है, वो ये है, ये अगर हम मान लें ईसा मसीह के जन्म का वर्ष है,
यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर के आगे के जो साल हुए उन्हें क्या कहा गया, एडी कहा गया, या अब उन्हें क्या कहा जाता है, सीई कहा जाता है, यानी कॉमन एरा कहा जाता है। लेकिन उनके जन्म से पूर्व के जो वर्ष हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर कॉमन एरा उसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इतने सारे कैलेंडर जारी क्यों किए गए। जब एक कैलेंडर से काम चल सकता था तो इतने सारे कैलेंडर क्यों जारी किए गए। तो इसका आंसर है कि जो भी राजा महान हुआ उसने अपनी उपलब्धियों के रूप में इन्हें जोड़ने का प्रयास किया। तो उसने क्या किया कि अपने राज्यारोहण पर, ठीक है, या किसी राजा ने अपने पुत्र के जन्म पर, इस तरीके से कैलेंडर स्टार्ट किए। कुछ कैलेंडर्स यहाँ पर मेंशन हो गए, क्यों, क्योंकि उनका प्रचलन एक बड़े क्षेत्र में रहा। कुछ कैलेंडर प्रचलन में नहीं आ पाए क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत सीमित रहा और वो कैलेंडर खत्म हो गए या लोगों के आम प्रचलन में नहीं आ पाए। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल कैलेंडर की। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो एक इंटरनेशनल कैलेंडर बना। ठीक है, जब वो एक इंटरनेशनल कैलेंडर बना तो अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि जो डेट्स थी, हर डेट अपने अपने कैलेंडर के हिसाब से चल रही थी। ठीक है, अब जब सारी डेट्स अपने अपने कैलेंडर के हिसाब से चलेंगी तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी घटना कब घट रही है। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि उन सारी घटनाओं को, जो भी घटनाएं घटी थी, उन सारी घटनाएं एक डेट पर मेंशन हो सके, इसीलिए क्या किया गया कि जो भी पुराने कैलेंडर्स थे, चाहे वो विक्रम संवत रहा हो, चाहे वो शक संवत रहा हो, जो भी इतिहास से हमें डेटास प्राप्त होते हैं, उन सारे डेटास को हमने किस पे रखने का प्रयास किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर उसे रखने का प्रयास किया। इसीलिए हमने उसे एडी और बीसी में रखा। ठीक है, जब हमने उसे एडी और बीसी में रखा तो क्या हुआ, चीजें हमें एक लाइन में दिखाई देना शुरू हो गई कि घटनाएं एक क्रमिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और इसी सुविधा की वजह से हमने सारी चीजों को क्या किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर में रखा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब लास्टली बात कर लेते हैं कन्वर्जन की, किस तरीके से किसी संवत को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई संवत आपको दिया गया है और वो संवत ईसा पूर्व का है। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म के पहले का मतलब हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर के जारी होने से पहले। ठीक है, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर से जारी होने के पहले अगर वो जारी हुआ है तो जो पहले जारी हुआ था वो कैलेंडर बड़ा होगा। यानी मान लीजिए कि मेरा जन्म होता है 1500 में, ठीक है, और मेरे भाई का जन्म होता है 1600 में। ठीक है, तो मेरे और मेरे भाई के बीच में कितना अंतर हो गया, 100 साल का अंतर हो गया। लेकिन बड़ा कौन हूं मैं, क्यों, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था पहले, तो जो पहले जन्मा वो बड़ा हुआ। तो उसी तरीके से कैलेंडर्स में है। तो जो विक्रम संवत है या जो ईसा पूर्व के कैलेंडर हैं वो सारे कैलेंडर बड़े हैं किससे, ग्रेगोरियन कैलेंडर से। और जो ईसवी के कैलेंडर हैं वो सारे छोटे हैं किससे, ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ठीक है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर को हमने क्या मान रखा है, बेस, क्योंकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होने की वजह से हमने उसे मान लिया है बेस, और जितने अन्य कैलेंडर हैं उन सबको उसी बेस लाइन के ऊपर सेट करने का हम प्रयास करते हैं। तो जितने भी, अब मान लीजिए जैसे ये रही एक लाइन, ठीक है, और ये वर्ष है ग्रेगोरियन कैलेंडर का। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर इस वर्ष जारी किया गया था और इसे मान रखा है हमने 0। ठीक है, कोई भी कैलेंडर जिस दिन जारी किया जाता है तो उसकी तिथि कहां से स्टार्ट होगी भाई, पहले दिन से स्टार्ट होगी। तो 0 से उस दिन कौन सा वर्ष होगा, क्या एक वर्ष बीत चुका है, नहीं, तो 0 से स्टार्ट होगा। तो हमने क्या किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान लिया 0। अब इसके पहले के जितने भी ईयर हैं वो क्या हैं, बीसी के, और इसके बाद के जितने के ईयर हैं वो किसके हैं, एडी के। ठीक है, तो जो बीसी के कैलेंडर हैं वो सब इधर आएंगे। ठीक है, और जितने एडी के कैलेंडर है वो सारे इस साइड आएंगे। ठीक, तो जितने भी बीसी के कैलेंडर हैं वो बड़े हैं किससे, ग्रेगोरियन कैलेंडर से, और जितने एडी के कैलेंडर हैं वो छोटे हैं किससे, ग्रेगोरियन कैलेंडर से, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर को हमने क्या मान रखा है, बेस। ठीक है, तो पीछे के जितने कैलेंडर हैं बीसी वाले वो सारे बड़े हैं और एडी वाले सारे छोटे हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की, कि किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि कोई संवत ईसा पूर्व शुरू हुआ हो, ईसा पूर्व का मतलब अगर कोई कैलेंडर बीसी में शुरू हुआ था, ठीक है, तो उसकी हम किस तरीके से डेट निकाल सकते हैं। तो ईसवी के सन को, अब जो यहाँ पर लिखा है मैं उसे नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको पूरी चीज को समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हुए चलते हैं विक्रम संवत को। मान लीजिए विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 57 बीसी में। ठीक है, अब विक्रम संवत की स्टार्टिंग हुई है 57 बीसी में, और जो ये वाला कैलेंडर है कौन सा, ग्रेगोरियन वाला, वो कब स्टार्ट हुआ, वो हम मानते हैं 0 में स्टार्ट हुआ।
ठीक, यानी कि ये इससे कितना बड़ा है, 57 वर्ष बड़ा है। ठीक, कौन सा कैलेंडर, विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना बड़ा है, 57 वर्ष बड़ा है। ठीक है, और अगर हम मान लें कि 2022 में, ठीक है 2022, अब 2022 हम किस अकॉर्डिंग मानते हैं, 2022 मानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो 2022 में विक्रम संवत का कौन सा साल होगा, तो हम क्या करेंगे 2022 में क्या करेंगे, अगर हम 57 जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि 57 साल बड़ा है कौन, विक्रम संवत, किससे, ग्रेगोरियन कैलेंडर से। और जो ये हमें 2022 दिया गया है, ये किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है और हम इसे उसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग ले जा रहे हैं, चूंकि हमें पता है कि वो 57 साल बड़ा है, तो हमने इसमें क्या किया, 57 साल ऐड कर दिए। ठीक है, हमने देखा कि 2022 में अगर हम 57 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, तो 2079 मिल जाता है हमको। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जो साल चल रहा है वो 2022 है, लेकिन विक्रम संवत के अकॉर्डिंग ये जो साल है वो कौन सा है, 2079। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस किसमें, विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में। अब अगर दे दिया जाए आपको विक्रम संवत का ईयर, ठीक है, कि मान लो ये चल रहा है 2035, किसके अकॉर्डिंग, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए कि 2035 चल रहा है विक्रम संवत के अकॉर्डिंग, तो ये बताओ कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ष चल रहा होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें घटा देंगे कितना, 57। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 57, क्यों, क्योंकि हमें पता है ग्रेगोरियन कैलेंडर छोटा है और विक्रम संवत जो है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम इसमें से 57 माइनस कर देंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो आप इसे देख लेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कि अगर कोई कैलेंडर ईसवी का दिया हुआ है तो उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक, जैसा कि लैंग्वेज लिखी हुई है आप सब इसे पढ़ लेंगे, बाकी मैं समझाने वाला समझा देता हूं पोर्शन। ठीक है, अगर कोई कैलेंडर ईसवी का दिया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो ईसवी वाला कैलेंडर हमेशा ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो शक संवत है वो कब स्टार्ट किया गया था, 78 एडी में स्टार्ट किया गया था। यानी 78 एडी का मतलब क्या हो गया कि ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से छोटा है। ठीक है, अब जब ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से छोटा है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या कि जैसे मान लो अगर एग्जांपल दिया जाए कि 2022, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2022 चल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि शक संवत के अकॉर्डिंग ये कौन सा वर्ष चल रहा है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से कैलेंडर का पूछा गया है। ठीक है, आपने देखा कि हमसे पूछा गया है शक संवत का, और शक संवत कब जारी हुआ था, वो जारी हुआ था 78 एडी में। एडी का मतलब हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर के बाद कितने साल बाद, 78 साल बाद। तो हम क्या करेंगे, 78 इसमें से माइनस कर देंगे। अगर हम 78 माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल ईयर्स पता चल जाएंगे कि ये इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हमने जब इसको माइनस किया तो कितना आया, 1944। ठीक है, 1944 हमारे सामने आ जाता है। 1944 से अर्थ क्या हो गया, यानी कि जो 2022 है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये 2022 है, लेकिन शक संवत के हिसाब से ये 1944 चल रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें विक्रम संवत की, तो वैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये 2022 है, लेकिन विक्रम संवत के अकॉर्डिंग ये क्या है, 2079 यानी 2079 है। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसको वाइस वर्सा कर लेंगे। वाइस वर्सा मतलब उल्टा कर लेंगे। कैसा उल्टा, अगर आपको दे दिया जाए कि शक संवत के अकॉर्डिंग ये जो ईयर है ये 1944 चल रहा है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि अगर शक संवत के हिसाब से ये 1944 है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये कौन सा वर्ष होगा। ठीक है, या इसे एक सामान्य वर्ष में बदलिए, तो आप किस तरीके से बदल देंगे कि जो भी वर्ष दिया हुआ है शक संवत में उसमें आप 78 ऐड कर देंगे और आपको प्राप्त हो जाएगा कि कौन सा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ईयर चल रहा है। ठीक है, ये उसी की थ्योरी लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लेंगे, आपको पूरे कैलेंडर में आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी कंफ्यूजन होगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपके सारे कंफ्यूजन्स को हम दूर करके रहेंगे।